दोस्तों नमस्कार। भारत सरकार द्वारा पारित वक्फ कानून को सुप्रीम कोर्ट में एक बहुत बड़ा मॉरल सपोर्ट मिला है या बूस्ट मिला है। अगर मैं ये कहूं कि भारत सरकार के प्रयास सफल हो रहे हैं तो इसमें अतिशयोक्ति नहीं होगी। जो ऑपोजिशन पार्टीज थी या बिल के विरोधी थे, उन्होंने 15 खामियां निकाली थी कि इस वक्फ कानून में इतनी सारी खामियां हैं, इसलिए इसको स्टे कर देना चाहिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ बिल को या वक्फ एक्ट जो बन चुका है, इसको स्टे नहीं किया, जैसा किसान आंदोलन के समय सुप्रीम कोर्ट ने किया था, और मुझे लगता है वो भी गलत था। लेकिन ये मुद्दे क्या थे और किस लिए मैं कह रहा हूं कि भारत सरकार को सफलता मिली है, इसकी चर्चा मैं आपके साथ बिंदुवार करूंगा। 15 मुद्दे क्या थे और अल्टीमेटली वो आखिर में 3 मुद्दे क्या रह गए जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में बहस होनी बाकी है, उसकी चर्चा मैं आपके साथ करूंगा। इसलिए इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि वो सारी जानकारी आप तक पहुंचना जरूरी है, ताकि जब अगली सुनवाई हो मई के पहले हफ्ते में, तब हमें ये पता रहे कि क्या होने वाला है इस कानून में। दोस्तों, जो 15 मुद्दे इस कानून में उठाए गए थे, जो विरोधी पक्ष ने या जो पिटिशनर गए थे सुप्रीम कोर्ट में कि वक्फ कानून गलत है, इस पे स्टे कर देना चाहिए, तो सुप्रीम कोर्ट के सामने जो मुद्दे थे वो 15 मुद्दे क्या थे, इसकी पहले मैं चर्चा करता हूं। सबसे पहला मुद्दा था कि जो वक्फ बाय यूजर, इसके बारे में ये कहा गया था कि साहब ये क्लॉज खत्म कर दिया जा रहा है, इससे बहुत बड़ा बवाल हो जाएगा। जो पुरानी संपत्तियां हैं उनके कागज हम कहां से लाएंगे, वो सब वक्फ बाय यूजर है। इस पे सुप्रीम कोर्ट ने अपनी तरफ से भी टिप्पणियां करी और क्या कहा उसकी चर्चा मैं अलग से करूंगा, लेकिन वक्फ बाय यूजर एक बहुत बड़ा मुद्दा है और अभी भी है। दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा था नॉन मुस्लिम्स इन वक्फ काउंसिल और बोर्ड। सुप्रीम कोर्ट का यह कहना कि नॉन मुस्लिम्स को बोर्ड में लाने की क्या जरूरत थी, और एक सिंपल डायरेक्शन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो एक्स ऑफिशियो मेंबर्स हैं वो नॉन मुस्लिम हो सकते हैं, लेकिन आपको जो बाकी नॉमिनेट करने हैं उनमें नॉन मुस्लिम्स की क्या जरूरत है, जहां तक हो सके उनको मुस्लिम मेंबर ही रखिए। ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक हिदायत थी। मुझे लगता है इसमें कोई बहुत बड़ा इशू नहीं बनना चाहिए, क्योंकि जो भी वक्फ बनेगा वो कानून के हिसाब से ही चलेगा। वक्फ बोर्ड, उसके ऊपर सुपरविजन होगा, उस पर सीएजी की रिपोर्ट होगी। अगर कोई मुद्दा कॉम्प्लिकेटेड है तो आप उसको कोर्ट्स और हाई कोर्ट्स भी ले जा सकते हैं। तो मुझे लगता है वो कोई बहुत बड़ा विवाद का मुद्दा नहीं रह सकता। और जहां तक बात है एक्स ऑफिशियो मेंबर्स की, तो सरकार वहां जो चाहे नॉमिनेट कर सकती है। दूसरी बात, गवर्नमेंट मेड ए जज इन हिज ओन कॉज। अगर बहुत सारी वक्फ प्रॉपर्टीज हैं जिसमें सरकारी जमीन है, अब उसमें कलेक्टर को आपने कह दिया कलेक्टर डिसाइड करेगा, इसका मतलब यह है कि कलेक्टर अपने आप में सरकार है और सरकार खुद अपने पक्ष में फैसला देगी, तो ये उचित नहीं। इसलिए प्रावधान कर दिया गया है ट्रिब्यूनल और उसके बाद हाई कोर्ट का। तो ये मुद्दा भी खत्म हो गया है कि अगर कलेक्टर को लगता है कि डाउटफुल है तो वो रिपोर्ट करेगा मैटर ट्रिब्यूनल को, और ट्रिब्यूनल उसको देखेगी। और अगर ट्रिब्यूनल को लगता है कि जो रिपोर्ट है वो सही नहीं है या सही है, जो भी निर्णय होगा उसके आधार पर अगर सरकार को लगता है कि ट्रिब्यूनल का फैसला गलत है और ये जमीन सरकारी है, तो सरकार हाई कोर्ट जा सकती है। ये अपने आप में काफी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है, इसलिए वो भी अब कोई मुद्दा नहीं रहा। एक और मुद्दा जो कहा गया था कि अनरीजनेबल रिक्वायरमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम वाकिफ्स और वक्स, कि भाई जो आपने जानकारी मांगी है 6 महीने में रजिस्ट्रेशन की, वो बहुत ज्यादा है। एक ये मांगा गया था डॉक्यूमेंटेशन। सुप्रीम कोर्ट इस पे खामोश है, कोई आपत्ति नहीं जताई कि आपने क्यों किया। इसका मतलब सुप्रीम कोर्ट को लगता है ये बात सही है, किसी ने ऐतराज नहीं उठाया। रिस्ट्रिक्शन ऑन क्रिएशन ऑफ वक्फ, हु कैन क्रिएट वक्फ, इस पे ये था कि भाई जो मुस्लिम है वो तो वक्फ कर ही सकते हैं, जो नॉन मुस्लिम कन्वर्ट हुए हैं अगर वो वक्फ करते हैं तो 5 साल का एक कूलिंग पीरियड उसमें दिया गया था, जिसको लेके काफी बवाल उठा। दूसरी बात, जो ट्राइबल जमीनें थी उसको लेकर जब बवाल उठा, इस पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा इस पे हम कुछ नहीं कह रहे हैं। और जहां तक बात है ट्राइबल जमीनों की, तो ट्राइबल जमीन तो वैसे ही दूसरे कानूनों में भी बगैर परमिशन के आप ट्रांसफर नहीं कर सकते, तो यहां कैसे कर सकते हो। इससे मुझे लगता है कि ऑपोजिशन के पास भी कोई लॉजिक नहीं रहा है।
इसके बाद आई बात की जो एएसआई प्रॉपर्टीज, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की जो प्रॉपर्टीज है, क्या आप उसको वक्फ डिक्लेयर कर सकते हो? सवाल इस बात का है कि जब वो प्रॉपर्टी ऑलरेडी आर्कियोलॉजिकल सर्वे के पास है, उसका कोई मिसयूज नहीं हो सकता, उसको आप कोई बेच नहीं सकते, खरीद नहीं सकते, क्योंकि वो आर्कियोलॉजिकल साइट है। तो वहां पे उसको वक्फ डिक्लेयर करने का क्या लॉजिक है? क्योंकि वक्फ की प्रॉपर्टी तो आप किसी और काम में इस्तेमाल कर नहीं सकते। और जब वो ऑलरेडी आर्कियोलॉजिकल साइट है, तो वहां पे उसको वक्फ की प्रॉपर्टी बताकर क्या मंशा जताना चाह रहे हैं? तो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे भी कोई बहुत बड़ा टिप्पणी नहीं करी। उन्होंने कहा तो ऑलरेडी प्रोटेक्टेड है, तो उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। मैंडेटरी टाइमलाइन फॉर अपलोडिंग डिटेल्स ऑन द पोर्टल एंड डेटाबेस, जो 6 महीने का टाइम दिया था, सरकार ने कहा अगर जरूरत पड़ेगी हम टाइम लिमिट को बढ़ा देंगे। तो दोस्तों ये भी अपने आप में कोई मुद्दा नहीं रहा। नो वक्फ कैन बी क्रिएटेड ऑन प्रॉपर्टीज ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब। जनरली जो प्रॉपर्टीज होती हैं जो वक्फ की जाती हैं, या तो जमीन है या वो मकान है, दोनों ही रियल एस्टेट पे हैं। और कानून भारत का ये कहता है कि ट्राइबल प्रॉपर्टीज को आप किसी को भी ट्रांसफर नहीं कर सकते विदाउट परमिशन। तो वक्फ कैसे कर लेगा? वक्फ के लिए एक्सेप्शन क्यों चाहिए? इसका भी जवाब ऑपोजिशन के पास नहीं था, तो ये मुद्दा भी अपने आप खत्म हो गया। एप्लीकेशन ऑफ लिमिटेशन एक्ट जो 1963 में था ऑन वक्फ प्रॉपर्टीज, कि हमने आपको 1 साल का टाइम दिया है, अगर आपने एतराज नहीं किया तो हम उसको वक्फ डिक्लेयर कर देंगे। इस पर सुप्रीम कोर्ट का ये कहना था कि अगर कोई एतराज है, या जो वक्फ की लिमिटेशन एक्ट है उसके अपने फायदे भी हैं, उसको भी आप समझिए कि अगर लिमिटेशन एक्ट से समस्याएं खत्म हो रही हैं, टाइमली डिस्कशन हो रहा है, डिस्प्यूट्स खत्म हो रहे हैं, तो मुझे लगता है उसमें भी कोई ऐतराज होना नहीं चाहिए। क्योंकि सरकार ने ये कहा है कि अब 2 साल, और अगर आपको उसके ज्यादा टाइम चाहिए तो आप जस्टिफाई करके केस फाइल कर सकते हैं। तो इसका भी मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत बड़ा ऐतराज होना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट बात थी कि रिमूवल ऑफ फाइनलिटी अटैच टू वक्फ ट्रिब्यूनल डिसीजंस, कि जो वक्फ ने ट्रिब्यूनल ने कह दिया वो फाइनल है, उसको कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा मुद्दा था। दोस्तों आपको याद होगा किसान आंदोलन में ये उल्टा आर्ग्यूमेंट था इन्हीं लोगों का। उस समय जब सरकार ने कहा था कि अगर किसानों के पेमेंट का विवाद है तो वो लोकल मजिस्ट्रेट या कलेक्टर या उसके द्वारा नॉमिनेटेड मीडिएटर या आर्बिट्रेटर उसको रिजॉल्व कर सकता है, तो लोगों ने कहा कि साहब आप कोर्ट जाने से क्यों मना कर रहे हैं? किसान को कोर्ट जाने से कैसे मना किया जा सकता है? लेकिन इसी वक्फ बोर्ड के कानून में लिखा है कि कोर्ट लागू ही नहीं होगा, कोर्ट आप नहीं जा सकते, तो किसी को एतराज नहीं है। ये जो स्प्लिट माइंडसेट है, ये जिसे कहते हैं कि परिस्थितियों को देख के अपने आर्ग्यूमेंट बदलना, इससे विपक्ष की क्रेडिबिलिटी खत्म होती है, उनकी विश्वसनीयता पे क्वेश्चन आता है कि ये वास्तव में चाहते क्या है। एक ही मुद्दे पे दो स्टैंड अलग अलग पॉलिटिक्स के हिसाब से लेना, मुझे लगता है ये विपक्ष की जो अपनी क्रेडिबिलिटी है उस पर क्वेश्चन मार्क लगाता है। सुप्रीम कोर्ट में इस पे भी कोई बात नहीं हुई, क्योंकि जब इनफैक्ट सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा एक चर्चा के समय कि जब ट्रिब्यूनल के पास मैटर जाएगा तो उसके बाद हाई कोर्ट का भी ऑप्शन है। इसका मतलब सुप्रीम कोर्ट भी कंफर्टेबल है कि अगर मैटर ट्रिब्यूनल में डिस्प्यूटेड है तो वो हाई कोर्ट तक जाए ताकि उसका रेजोल्यूशन हो जाए। तो यहां पे भी कोई मुद्दा नहीं रहा। इसके बाद एक और आर्ग्यूमेंट उठाया गया था एक पिटिशनर के द्वारा उनकी एप्लीकेशन में कि साहब अनफेयर हाइटेंड स्क्रूटनी एंड ट्रांसपेरेंसी इज नॉट रिक्वायर्ड, कि इतनी पारदर्शिता की क्या जरूरत है। मुझे लगता है ये कोई अपने आप में मुद्दा नहीं है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट अपने आप में बोल रहा है कई मुद्दों पे कि आप ट्रांसपेरेंसी पे फोकस करिए। तो इस आर्ग्यूमेंट को भी सुप्रीम कोर्ट में कोई स्थान नहीं मिला। रही बात रीनेमिंग ऑफ द लॉ, आर्ग्यूमेंट किया लोगों ने रिटर्न में, लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट में इसकी चर्चा हुई तो किसी ने नहीं कहा कि ये जो उम्मीद एक्ट है ये नाम खराब है। इसको लेके भी कोई मुद्दा नहीं बचा। और उसके अलावा सेंट्रलाइज पावर थ्रू यूनिफॉर्म मैंडेटरी डिजिटाइजेशन एंड सेंट्रल रूल मेकिंग, उन्होंने कहा कि साहब जो कानून है वो सब सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगी, क्योंकि सेंट्रल एक्ट है। ये वक्फ क्योंकि स्टेट लेवल का मुद्दा है तो स्टेट पे छोड़ देना चाहिए। ये जो चर्चा थी ये भी सुप्रीम कोर्ट में नहीं आई। तो दोस्तों अब कुल मिला के जो 15 पॉइंट रखे गए थे, अब उसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या थी कि साहब क्रिएशन ऑफ वक्फ कैन ऑल्सो बी डन बाय ओरली विदाउट रिटन डीड। ये मुद्दा पहले था।
इसको लेकर विवाद था कि भाई किसकी जमीन है, किसकी नहीं है, किसने कंसेंट दिया नहीं दिया। इस बार सरकार ने इस कानून में इस सब को ये कहा है कि आप जो भी इस तरह की वक्फ प्रॉपर्टी डिक्लेयर करेंगे उसमें कंसेंट होना चाहिए, परिवार का कंसेंट होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि आप वक्फ कर दें और आने वाली पीढ़ियां सड़कों पर बैठी रहें, उनको खाने को भी ना मिले। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो वो सेफगार्ड रख के भी भारत सरकार ने कानून बनाया। इस पे भी मुझे नहीं लगता किसी को कोई एतराज होगा। तो अल्टीमेटली जो बात आई है घूम फिर के दोस्तों, वो यही आती है दो मुद्दों को लेकर। एक, वक्फ बाय यूजर, उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट का सबसे कहना ये इंपॉर्टेंट कहना ये था कि भाई ऐसा ना हो कि जो ऑलरेडी वक्फ प्रॉपर्टीज हैं उनके स्टेटस को बहुत बड़ा कोई झटका लगे। इस पे सरकार का ये कहना था जितनी भी वक्फ प्रॉपर्टीज जो रजिस्टर्ड हैं या कोर्ट ऑर्डर से जिनको वक्फ डिक्लेयर कर दिया गया है, हम उसको नहीं छेड़ेंगे। बिल्कुल बात सही है कि अगर उनके एविडेंस हैं, रजिस्टर्ड हैं, तो वहां पे बदलने का कोई औचित्य भी समझ में नहीं आता, ना उसका कोई जस्टिफिकेशन दे पाएंगे। दूसरी तरफ करीब 4-4.25 लाख प्रॉपर्टीज ऐसी हैं जिनका कुछ अता पता नहीं है, हजारों एकड़ जमीन है, किसकी है, किसने कब्जाई, कितनी उसमें सरकारी है, कितनी गांव जमीनें हैं, उसकी जांच अभी होनी है जब वो डिजिटाइजेशन होगा। मुझे लगता है भारत सरकार ने जो 7 दिन का टाइम लिया है, ये सारे आंकड़े वो जनता की तरफ से सुप्रीम कोर्ट के सामने रखेंगे कि देखिए ये सब हो रहा है वक्फ के नाम पे, क्या ये उचित है? अगर ये उचित नहीं है तो ये सुधार जरूरी है। इसीलिए मुझे लगता है कि अब हमें अगले ऑर्डर का इंतजार करना होगा या अगली पेशी का इंतजार करना होगा, जो मई के फर्स्ट वीक में है, 5 तारीख को है शायद। और तब हम देखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट को जो भारत सरकार ने डॉक्यूमेंटेशंस दिए हैं उससे क्या प्रभाव पड़ता है। तो कुल मिला के 3 चीजें इंपॉर्टेंट हो गई। पहला, जो वक्फ संशोधन था, ये अमेंडमेंट एक्ट था, ये गैर कानूनी नहीं है, तो मतलब ये स्टे रहेगा। स्टे मतलब ये लागू रहेगा, पहली बात। दूसरा, 2 चीजों पे सरकार ने कहा है कि वक्फ बाय यूजर के नाम पे जो भी प्रॉपर्टीज अभी तक है, हम उनको डी रिकॉग्नाइज या डी रजिस्टर नहीं कर रहे हैं जब तक अगली सुनवाई हो। दूसरी तरफ, हम कोई भी नया नॉमिनेशन नहीं कर रहे हैं बोर्ड में या काउंसिल में जब तक कि अगली डेट नहीं आती। बाकी सारे मुद्दे अपनी जगह पर किसी काम के नहीं रहे। तो कहने का मतलब यह है दोस्तों कि अब सिर्फ जो विवादास्पद मुद्दा है कि वक्फ बाय यूजर आप कैसे डिफाइन करेंगे, अनऑथराइज्ड ऑक्यूपेशन को क्या वक्फ बाय यूजर के नाम पे जस्टिफाई किया जाएगा, सुप्रीम कोर्ट का स्टैंड इस सेंसिटिव मुद्दे पे क्या होगा, एक तो ये देखने वाली बात होगी। और रही बात नॉमिनेशन को लेके कि नॉन मुस्लिम लोग काउंसिल और बोर्ड में आए या नहीं आए, मुझे नहीं लगता। रेगुलेशन अगर आपके सही हैं, जो भी अधिकारी वहां बैठेगा उसको कानून के हिसाब से ही काम करना होगा, क्योंकि ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी है जो सरकार द्वारा स्थापित है। ये वक्फ कोई रिलीजियस बॉडी नहीं है। तो मुझे लगता है इस बात को अगर हम ध्यान दें तो ओवरऑल सरकार की काफी बड़ी जीत है इस मुद्दे पे। वक्फ बाय यूजर अपने आप में एक मुद्दा है जो अगली सुनवाई तक शायद क्लियर भी हो जाए। आपको क्या लगता है दोस्तों, वक्फ बाय यूजर की डेफिनेशन या उसके क्राइटेरिया क्या होने चाहिए? आप अपने जवाब कमेंट बॉक्स में लिखिए। ये इंपॉर्टेंट मुद्दा है। आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। इसी जो वक्फ के रिलेटेड जितने भी मुद्दे हैं, इस प्ले लिस्ट में मैंने बाकी मुद्दों को भी डाला है, आप उनको डिटेल में देख सकते हैं। करीब 13-14 वीडियोस हैं रिलेटेड टू वक्फ, एक एक क्लॉज को डिटेल में एक्सप्लेन किया है। आपको अगर संपूर्ण जानकारी चाहिए तो प्ले लिस्ट के सारे वीडियोस आप देख सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। उम्मीद है ये चर्चा आपको पसंद आई होगी। आपने वक्त निकाला, आपका धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगले मुद्दे पर, तब तक वंदे मातरम।